जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रहा है, वैसे ही हमारे रहन सहन में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। चाहे फिर वो पहला टेलीफोन हो या पहली दवाई, हर आविष्कार और नवचार ने हम सबके जीवन शैली को प्रभावित किया है। यही चीज इंटरनेट पर भी लागू होती है। ये दुनिया अब एक ग्लोबल सिटी बन गई है और इसमें सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का है। वेब और स्मार्टफोन्स की वजह से आज हम किसी से भी, कभी भी और कहीं भी वार्तालाप कर सकते हैं। आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम इस वीडियो में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रदान करता है और स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की मदद से इसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। इंटरनेट का सबसे अहम सोर्स है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ किसी भी विषय पर भरपूर ज्ञान और जानकारी पाई जा सकती है। दुनिया की सारी पब्लिक वेबसाइट्स जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, वो इसका हिस्सा होती हैं, जिसमें वेब से जुड़े क्लाइंट डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर, सेलफोन्स आदि भी आते हैं। इंटरनेट की मुख्य टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या ज्यादा कंप्यूटर्स का समारोह होता है जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का आदान प्रदान के लिए जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर्स डेटा कम्युनिकेशन लिंक जैसे कि वायर्स, केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स और दूसरी कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा जुड़े होते हैं। आधुनिक वातावरण में कंप्यूटर नेटवर्क बहुत काम की चीज है। नेटवर्क विभिन्न चीजों के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे कि फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, स्टोरेज शेयरिंग और एप्लीकेशन शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने के लिए हमें नेटवर्क कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्लाइंट। कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर के अलावा किसी और कॉमन नेटवर्क का हिस्सा हो, उसे क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर कोई भी कंप्यूटर जिसमें शेयर्ड फाइल्स, प्रोग्राम्स और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसे सर्वर कहा जाता है। नेटवर्क के सारे भाग बस या नेटवर्क केबल नामक फिजिकल कंपोनेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमारा अगला विषय है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC, जो नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। हर नेटवर्क के अपने कुछ नियम तय होते हैं जिससे वो वार्तालाप करते हैं और इन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के आधार पर इन्हें LAN, MAN और WAN में क्लासिफाई किया जा सकता है। LAN माने कि लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा सा अकेला साइट नेटवर्क है। जैसे कि नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है, LAN का इस्तेमाल कम दूरी और पास के डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर एक इमारत तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि घर, स्कूल या ऑफिस। LAN में डेटा के आदान प्रदान की गति 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक होती है। LAN बहुत प्रभावशाली तरीके से पेरिफेरल्स के ट्रांसफर में मदद करता है। इसके सारे टर्मिनल्स एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे सर्वर कहा जाता है। अब अगला हम जानेंगे MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। MAN शहर के हिसाब से बनाया गया है। ये अपने डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर के द्वारा LAN से बड़े मगर WAN से छोटे क्षेत्र जैसे कि शहर को कनेक्ट करने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य यूजर्स की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बांटने में मदद करना होता है। केबल टीवी नेटवर्क MAN का एक उदाहरण है। MAN के अंदर कंप्यूटर्स को कोएक्सियल केबल्स या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को LANs के समूह कहा जाता है जो बड़े जियोग्राफिकल क्षेत्र में काम करता है। इंटरनेट को WAN माना जा सकता है। WAN इंटरनेट की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है। LANs और WANs को एक नेटवर्क डिवाइस के द्वारा जोड़ा जाता है जिसे राउटर कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क कनेक्शन होने के लिए टेलीफोन लाइंस, सैटेलाइट लिंक्स और अन्य तरह की रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की मदद लेते हैं। LAN की तरह ना होते हुए ज्यादातर WAN का मालिक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये कलेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप और मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है।
जैसे कि इंटरनेट एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट में नहीं आता है। अब हमारे कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में तो पता लग गया है, मगर अब हम ये तो जान गए हैं कि कंप्यूटर्स नेटवर्क को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पर उनकी बनावट और उनको बिछाया कैसे जाता है, आइए ये समझते हैं। इसका जवाब है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है वो तरीका जिसमें नेटवर्क को फिजिकली या लॉजिकली बिछाया जाता है। टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर सिस्टम को नोड कहा जाता है। आइए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए टोपोलॉजीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड होते हैं। ईथरनेट एक आम प्रोटोकॉल है जो बस टोपोलॉजी से द्वारा कनेक्टेड किया जाता है। अगला है स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स के सारे साइड्स एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं जिसे हब या स्विच कहा जाता है, और ये पूरे नेटवर्क के दौरान पेरिफेरल नोड के द्वारा रिसीव करी गई सारी ट्रांसमिशंस को रीब्रॉडकास्ट करता है। स्टार नेटवर्क को एक और स्टार हब की मदद से फैलाया जा सकता है। अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क भी फेल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में यूज किए गए प्रोटोकॉल्स ईथरनेट, टोकन रिंग और लोकल टॉक है। इस टोपोलॉजी पर नोड के बढ़ने या घटने का सबसे कम असर होता है क्योंकि केवल एक कनेक्शन बनाया या हटाया जाता है। अब अगले प्रकार की टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। इसे पूरी तरह इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। मैश टोपोलॉजी में हर नोड के बाकी दूसरे नोड्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं। ये हर संभव नोड के बीच में एक इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी प्रदान करता है। ये काफी मजबूत होता है क्योंकि कंप्यूटर के फेलियर की वजह से बाकी का पूरा नेटवर्क काम करना बंद नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की टोपोलॉजी पर, जो है रिंग टोपोलॉजी। इसका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क के लिए किया जाता है जहां लार्ज बैंडविड्थ जरूरी होता है। इसे चलाने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है, वो है टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी कि FDDI। रिंग टोपोलॉजी में डेटा को सर्कुलर नेटवर्क के बजाय टोकन के प्रकार में ट्रांसमिट किया जाता है। हर नोड से गुजरने के बाद डेटा वापस सेंडिंग नोड के पास आ जाता है। टोपोलॉजी का एक प्रकार ट्री टोपोलॉजी भी होता है जिसमें नोड्स बिल्कुल ट्री यानी कि पेड़ की तरह अरेंज्ड होते हैं। इसकी संरचना एक उल्टे पेड़ की तरह होती है जिसमें इसकी जड़ें सर्वर की तरह काम करती हैं। ट्री टोपोलॉजी डेटा के हायरार्किकल फ्लो को स्टिमुलेट करती है। अब आप बताइए आपको इस डायग्राम में कौन सी तरह की टोपोलॉजी दिख रही है? यहां पर हम बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। कोई भी नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजी होती है तो उसमें पाई गई टोपोलॉजी को हाइब्रिड टाइपोलॉजी कहा जाता है। अब जब हम नेटवर्क क्लासिफिकेशन और टोपोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं तो अब दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के बारे में जानते हैं, जो है इंटरनेट। इंटरनेट शब्द जो शब्दों के मिलान से बना है वो है इंटरनेशनल माने कि अंतरराष्ट्रीय, और नेटवर्क ये नेटवर्क्स का नेटवर्क है जिसके माध्यम से दुनिया भर में अनेक कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड हैं। इस नेटवर्क में जब तक कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तब तक वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट दुनिया भर के यूजर्स की मदद करने के लिए TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इसलिए TCP/IP को इंटरनेट की बैकबोन भी कहा जाता है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सर्विसेज जैसी इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर या शेयरिंग, ऑनलाइन गैदरिंग, ऑनलाइन एजुकेशन आदि एक विशाल समुद्र है। इंटरनेट 1969 में कुछ US यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रोजेक्ट ARPANET के रूप में शुरू हुआ था। इसे शुरू करने के पीछे उद्देश्य अलग अलग यूनिवर्सिटीज
और यूएस डिफेंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था। उसके बाद कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश शुरू कर दी और बाद में इन नेटवर्क्स को ARPANET से जोड़कर इंटरनेट की स्थापना करी गई। 13 मार्च 1989 को WWW या वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस किया गया। WWW इंटरनेट सर्वर्स का सिस्टम है जो हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है ताकि कई इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का एक्सेस एक ही जगह या माध्यम से हो पाए। वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर्स के बीच जानकारी के आदान प्रदान का तरीका है जो साथ जुड़कर ये इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का संग्रह बन सकता है। WWW की बैकबोन पेज और वेब पेजेस नामक फाइल्स से बनी होती है जिनमें पूरे इंटरनेट के टेक्स्ट और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज की जानकारी और लिंक्स होते हैं। ये HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं। ये वेब पेजेस वेब ब्राउजर की मदद से कोई भी देख सकता है। ऐसे वेब पेजेस जिनका थीम एक जैसा हो और जो एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के द्वारा जुड़े हों, उनके संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट के सारे वेब पेजेस सेम डोमेन नेम के अंदर आते हैं। वेबसाइट का पहले पेज को वेबसाइट का होम पेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए www.kaidoco.com एक वेबसाइट है और www.kaidoco.com/results उसका वेब पेज है। मेन कंप्यूटर में जो हमें HTML पेजेस और वेबसाइट सर्व करता है उसे वेब सर्वर कहते हैं। वेब ब्राउजर एक क्लाइंट होता है जो वेब सर्वर से HTML फाइल की रिक्वेस्ट करता है। सर्वर कंप्यूटर ये रिक्वेस्टेड वेब पेजेस को क्लाइंट के कंप्यूटर तक पहुंचाता है। हर वेब सर्वर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसका अपना एक अलग एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस बुलाया जाता है। IP एड्रेस 4 नंबर सीरीज जो कि 0 से 255 के बीच से बनता है और ये सीरीज डॉट की मदद से अलग किए जाते हैं, जैसे कि 68.178.157.132 या फिर 68.122.35.127। अब जब इंटरनेट की दुनिया इतनी विशाल है तो हम अपने जरूरत के रिसोर्सेज कैसे लोकेट कर सकते हैं? इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी रिसोर्स को उसके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL के द्वारा लोकेट किया जा सकता है। इसे कहते हैं वेब एड्रेस। वेब एड्रेस बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह होता है। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि URL वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट का घर का पता है। उदाहरण के लिए ये URL देखें, https://www.google.com/services/index.html। यहाँ HTTPS एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। google.com एक डोमेन नेम है। /services सर्वर की डायरेक्टरी है और index.html वेब पेज है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन एक नेटवर्क रिसोर्सेज का समूह है जो यूजर्स के समूह को दिया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई या लोकेट करने का रास्ता है। डोमेन नेम में डोमेन एब्रीविएशन शामिल होता है जिससे डोमेन का टाइप पता लगा सके। आपकी स्क्रीन्स पर कुछ आम एब्रीविएशंस दिखाए जा रहे हैं। अब हम वेबसाइट के डोमेन नेम तो जान गए हैं, मगर जैसा हम जानते हैं कि सर्वर एड्रेस IP एड्रेस की फॉर्म में स्टोर होता है, तो नेटवर्क को इस डोमेन नेम से सर्वर एड्रेस कैसे पता लगाएं? क्लाइंट डोमेन नेम सिस्टम या DNS का इस्तेमाल करता है। ये डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में ट्रांसलेट यानी कि बदल देता है। इसमें डोमेन नेम और उससे जुड़ी हुई कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है। आज के जमाने में इंटरनेट हमारी जिंदगी में एक आवश्यकता बन गया है। ये एप्लीकेशंस के द्वारा आज हमारे हर छोटे से लेकर बड़े कामों में हमारी सहायता करता है, जैसे कि ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-लर्निंग, टिकट रिजर्वेशन और यहाँ तक कि शॉपिंग में भी। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं। तो मैं भावना आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी जहां हम जानेंगे कि कैसे इंटरनेट से कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कैसे जोड़ सकते हैं। इंटरनेट से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे कंप्यूटर में उचित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्शन हो। कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज है आईएसपी या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी वो कंपनी होती है जो यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शंस उपलब्ध करवाती है, जिसके बदले आमतौर पर एक फीस चार्ज करी जाती है। एक महीने की फीस के बदले आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर पैकेज, यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। आईएसपी से जुड़ने के लिए ज्यादातर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस यानी कि केबल या डीएसएल का प्रयोग किया जाता है। आईएसपी एक माध्यम की तरह काम करता है जो इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करता है। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले आईएसपी में से कुछ नाम है जियो, एयरटेल, एक्साइटल, एसीटी आदि। आईएसपी हमें इंटरनेट से जोड़ने के लिए कई तरह के कनेक्शंस का उपयोग कर सकता है, जिनमें से कुछ है डायल अप कनेक्शंस। डायल अप कनेक्शन ऐसा माध्यम है जिसमें हम मौजूदा टेलीफोन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। मॉडेम को स्टैंडर्ड फोन लाइंस के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डेटा ट्रांसफर का साधन बनता है। जब यूजर डायल अप कनेक्शन को शुरू करता है, तब मॉडेम एक नामित आईएसपी का फोन नंबर डायल कर देता है। उसके बाद ये आईएसपी कनेक्शन को स्थापित कर देता है, जिसमें लगभग 10 सेकंड्स लगते हैं और साथ में बीप और बस जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। मगर आजकल के जमाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह ब्रॉडबैंड और फाइबर कनेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड एक उच्च गति इंटरनेट एक्सेस है जो हमेशा चल रहा होता है और डायल अप एक्सेस के मुकाबले काफी तेज होता है। ब्रॉडबैंड में कई सारे निम्नलिखित उच्च गति ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल एक जाना माना ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ये लोकल टेलीफोन नेटवर्क की वायर्स के द्वारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करके इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। केबल मॉडेम सर्विस की मदद से केबल ऑपरेटर्स हमें ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं कोएक्सियल केबल्स के द्वारा जिनके द्वारा हमारे टीवी सेट में पिक्चर्स डिलीवरी और साउंड आती है। ज्यादातर केबल मॉडेम्स एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिनके 2 कनेक्शंस होते हैं, एक केबल वॉल के लिए और एक कंप्यूटर के लिए। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी ये नवीनतम और महानतम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो डेटा ले जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लाइट में बदल देती है और उसके बाद उस लाइट को मनुष्य के बाल जितने डायमीटर के ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर्स के माध्यम से आगे भेज देती है। फाइबर डेटा को डीएसएल और केबल मॉडेम के मुकाबले कई ज्यादा तेज गति से ट्रांसमिट करता है। ये गति लगभग 100 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस की होती है। अब जब हमें वायर्ड कनेक्शंस के बारे में पता लग चुका है, तो आइए अब कुछ वायरलेस टेक्निक्स के बारे में भी जानते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड किसी भी घर या बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ सकता है। ये कस्टमर की लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी के बीच का एक रेडियो लिंक का इस्तेमाल करता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड दोनों तरीकों के होते हैं, एक जगह से जुड़े हुए भी और नहीं भी। वायरलेस ब्रॉडबैंड को डीएसएल और केबल की तरह मॉडेम या केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कारण इन्हें ऐसी जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां डीएसएल या केबल्स को नहीं लगाया जा सकता। इंटरनेट को बिना वायर्स के कनेक्ट करने के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। वायरलेस फिडेलिटी या फिर वाईफाई ये एक यूनिवर्सल बिना वायर्स की नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के प्रयोग से डेटा का आदान प्रदान करता है। वाईफाई बिना केबल्स या वायर्स को इस्तेमाल करे उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। वाईफाई नेटवर्क्स की पहुंच केवल अपने घर या बिजनेस तक रखी जा सकती है या फिर उसे पब्लिक स्थानों के माध्यम से पब्लिक के इंटरनेट एक्सेस का साधन भी बनाया जा सकता है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स या फिर सिटी पार्क्स। अब हमारा अगला विषय है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यानी कि वीमैक्स। ये आजकल के जाने माने वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी में से एक है।
वीमैक्स सिस्टम से ये उम्मीद रहती है कि वो रेजिडेंशियल और एंटरप्राइज कस्टमर्स को इकोनॉमिकल तरीके से ब्रॉडबैंड एक्सेस की सेवा प्रदान करे। वीमैक्स वायरलेस मैक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये वाईफाई से मेल खाता है, मगर उससे कई गुना ज्यादा तेज गति, ज्यादा दूरी और ज्यादा यूजर्स के लिए काम करता है। अब जब हमने आईएसपी और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, तो आइए अब उन नियमों को समझते हैं जो इंटरनेट पर डेटा कम्युनिकेशन को चलाते हैं। इन नियमों के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। एक प्रोटोकॉल बताता है कि इंटरनेट पर क्या, कब और कैसे कम्युनिकेट किया गया है। आमतौर पर इस्तेमाल किए गए प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे टीसीपी/आईपी कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं। टीसीपी हमें रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराता है और नियंत्रण रखता है कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंच रहा है। टीसीपी सेंडर के डेटा को पैकेट्स में बदल देता है और जब वो डेटा अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है, तब वो पैकेट्स वापस डेटा में बदल जाते हैं। आईपी पैकेट्स में उचित वार्तालाप के लिए सेंडर और रिसीवर का एड्रेसेस स्टोर होते हैं। हमारा अगला विषय है एफटीपी या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम किसी भी ऐसे कंप्यूटर के बीच फाइल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं जिसके पास इंटरनेट कनेक्शंस हो। आगे बढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एचटीटीपी पर। एचटीटीपी बताता है कि कैसे मैसेजेस को फॉर्मेट और ट्रांसमिट किया गया है और वेब सर्वर और ब्राउजर्स के द्वारा विभिन्न कमांड्स के जवाब में क्या एक्शंस लिए जाना चाहिए। अब अगला प्रोटोकॉल है टेलनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलता है और हमारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को सर्वर से जोड़ देता है। टेलनेट का सेशन केवल सही यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही शुरू किया जा सकता है। अब अगला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर एसएमटीपी। ये टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विसेज के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोटोकॉल पर, जो वेब या वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ज्यादातर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क्स के द्वारा वायरलेस डेटा एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोटोकॉल है वीओआईपी या फिर वॉइस ओवर आईपी। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन की डिलीवरी अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से करी ऑडियो कॉल्स। ये प्रोटोकॉल ज्यादातर कॉल सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए अब इंटरनेट पर अपने एड्रेस के बारे में जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस एक लॉजिकल न्यूमेरिक गणित एड्रेस है जो हर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्विच, राउटर या टीसीपी/आईपी पर आधारित नेटवर्क के किसी भी उपकरण को सौंपा जाता है। इसका उपयोग नेटवर्क के हर नोड को विशिष्ट तरीके से पहचानने के लिए लिया जाता है। ये मेलिंग एड्रेस की तरह होता है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि पोस्टल मेल कहां से आया है और कहां पहुंचना है। आईपी इंटरनेट के दो वर्जन हैं। पहला प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। सो IPv4 के एड्रेसेस 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स जितने लंबे होते हैं, जैसे कि 216.58.216.164। हम ये आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर पर ढूंढेंगे कैसे? हम इसे कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स में पा सकते हैं। विंडोज में हम कमांड प्रॉम्प्ट को चलाकर उसमें आईपी कॉन्फ़िग डाल सकते हैं। हमारा आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस कॉलम में दिखाई देगा। अब आईपी एड्रेस हमारी नेटवर्क का लॉजिकल एड्रेस है, मगर फिजिकल एड्रेस क्या है? मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस एड्रेस को कभी कभी फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंटरफेस में फिजिकली एम्बेडेड होता है। ये एक 6 बाइट का एड्रेस होता है, जिसके कारण NIC को नेटवर्क पर विशिष्ट तौर से पहचाना जा सकता है। नेटवर्क कनेक्शंस को पाने के लिए इस्तेमाल करे गए प्रोटोकॉल पर ध्यान दिए बिना मैक एड्रेस नेटवर्क कम्युनिकेशन का आधार बनता है। मैक एड्रेसेस 6 डिजिट के हेक्साडेसिमल नंबर्स बनता है, जिन्हें कॉलन्स की मदद से अलग किया जाता है। एक ईथरनेट कार्ड का मैक एड्रेस ये हो सकता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस को नेटवर्क सेटिंग्स में पा सकते हैं। विंडोज में हम कमांड प्रॉम्प्ट चलाकर आईपी कॉन्फ़िग
/all डाल सकते हैं। हमारा मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस के नीचे दिखाया जाता है। जिस तरह हमारे पास नेटवर्क डिवाइस या NIC का मैक एड्रेस होता है, उसी प्रकार हमारे मोबाइल फोन का भी एक फिजिकल एड्रेस होता है। उसे हम IMEI कहते हैं। IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक अनोखा नंबर होता है जिसकी मदद से GSM, WCDMA आदि मोबाइल फोन्स और सैटेलाइट फोन्स को पहचाना जा सकता है। ज्यादातर मोबाइल फोन्स का एक IMEI नंबर होता है, मगर ड्यूअल सिम फोन्स के 2 IMEI नंबर्स होते हैं। IMEI का इस्तेमाल सिर्फ डिवाइसेस को पहचानने के लिए किया जाता है और इसका सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं होता। इसका उपयोग चोरी हुए फोन को उस कंट्री के नेटवर्क में एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा तरीका है जिसे दुनिया भर में कोई भी अपने मोबाइल का IMEI नंबर चेक कर सकता है, चाहे फिर उसके पास एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन कोई भी हो। वो तरीका ये है, ये नंबर डायल करें *#06#। इसके बाद एक बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसमें IMEI नंबर होगा। अरे वाह, अब हमें इंटरनेट एड्रेस के बारे में भी पता चल गया है। मगर इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिसका नाम है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर या ब्राउजर एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स को वेब पेजेस पढ़ने या देखने और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने में मदद करता है। ये वेब पेज प्रदर्शित करता है और साथ में उसके HTML कोड्स की भी व्याख्या करता है। इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, देखने, पढ़ने और भेजने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ब्राउजर्स यहाँ दिए गए हैं: मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब बंद हो चुका है, इत्यादि। हम इनमें से कोई भी ब्राउजर का प्रयोग करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इन ब्राउजर्स की मदद से इंटरनेट पर रिसोर्सेज को ढूंढने को वेब सर्फिंग कहा जाता है। ये सर्फिंग जानकारी हासिल करने से लेकर मनोरंजन तक किसी भी कारण करी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेब पर अरबों रिसोर्सेज होते हैं, तो उनमें से हम अपनी जरूरत के रिसोर्सेज को कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए हम स्पेशल वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसे सर्च इंजन कहा जाता है। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जो विशिष्ट विषयों पर आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सर्च इंजन वेब को एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देता है जिसकी मदद से किसी भी विषय पर जानकारी पाई जा सकती है। जब आप सर्च बार में कोई भी शब्द लिखोगे, तब सर्च इंजन पूरे वेब में से खोजकर उस शब्द से संबंधित वेबसाइट आपको ढूंढ कर लाएगा। काफी सारे सर्च इंजन्स में विषय की लिस्ट और डायरेक्टरी भी बनी होती है। ये डायरेक्टरीज भी विशिष्ट विषयों पर जानकारी पाने के एफिशिएंट तरीका है। कुछ जाने माने सर्च इंजन्स है गूगल, इसे यहां से एक्सेस किया जा सकता है www.google.com। याहू, जिसे एक्सेस किया जा सकता है www.yahoo.com से। बिंग, जिसे एक्सेस किया जा सकता है www.bing.com से। डकडकगो, और इसे एक्सेस किया जा सकता है www.duckduckgo.com। तो अब हम जानते हैं कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढी जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा ISP और उससे जुड़ने के अलग अलग तरीके। हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जाना और साथ ही साथ हमने IP एड्रेस, मैक एड्रेस और IMEI के बारे में भी समझा। हमने इस वीडियो में तरह तरह के वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स के बारे में भी जाना जिनके इस्तेमाल से हम वेब को एक्सेस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।